हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आपका स्वागत है। ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव की, जहाँ एक संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें सास, बहू और बेटा रहते थे। इस परिवार की सास बहुत लालची और स्वार्थी थी। उसकी लालच के कारण घर में हमेशा कलह और अशांति रहती थी। इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं। सासू माँ, जिनका नाम शांति देवी है। शांति देवी एक लालची और स्वार्थी महिला है, जो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती है। इस कहानी में दूसरी पात्र है लाचार बहू, जिसका नाम है सिमरन। सिमरन एकदम सरल और सहनशील महिला है, जो सास के अत्याचार सहने के बावजूद परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती है। कहानी का तीसरा और आखिरी पात्र है रमन, जो शांति देवी का पुत्र और सिमरन का पति है। रमन एक मेहनती और आज्ञाकारी बेटा है, जो अपनी माँ की सभी बातें मानता है और माँ का सम्मान करता है, और जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार भी करता है। एक दिन सुबह सुबह जब सिमरन रसोई घर में काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसे फटकार लगाने रसोई घर में आती है। सिमरन, तुमने आज फिर से दाल में ज़्यादा मसाला डाल दिया था। तुमने तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। माँ जी, मैंने वही किया जैसा आपने कहा था। अगर गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। हर बार माफ़ी मांगकर तुम अपने सारे पाप छिपा लेती हो। लगता है तुम चाहती हो कि इस घर में कुछ भी ठीक से ना चले। तुम्हारी वजह से घर का बजट बिगड़ रहा है। तुम जानबूझकर मसाले इस्तेमाल करती हो ताकि मेरा सारा पैसा खत्म हो जाए। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा घर के खर्चे का ध्यान रखती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान रखती हो तुम, लेकिन देखना, मैं तुम्हारी ये चालें अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुमसे सब कुछ बचाना होगा, वरना एक दिन तुम सब बेच खाओगी। बेचारी सिमरन चुपचाप अपनी सास के ताने सुन लेती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। उसी शाम रमन काम से घर लौटता है और सिमरन को उदास देखता है। सिमरन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं जी, बस थोड़ा थक गई हूँ। नहीं, कुछ तो हुआ है। सच्ची सच्ची बताओ, क्या हुआ है? कुछ नहीं जी, माँ जी को मुझसे फिर से कोई शिकायत हो गई है। माँ तो ऐसे ही है, तुम दिल छोटा मत करो, मैं उनसे बात करूँगा। हर बार बात करने से कुछ नहीं बदलता जी। वो हमेशा मुझ पर शक करती है, हमेशा मुझे गलत समझती है। पता नहीं क्यों उनका लगता है मैं हमेशा फिजूल खर्चा करती हूँ। जानता हूँ सिमरन, लेकिन माँ को बदलना इतना आसान नहीं है। तुम थोड़ा धैर्य रखो, बात करता हूँ ना माँ से। कब तक जी, कब तक ये सब सहूं? आखिर मेरी गलती क्या है? रमन सीमा को अपनी बातों से दिलासा देता है और सिमरन रमेश की बात मान जाती है। उसी रात रमन अपनी माँ शांति देवी से मिलने उनके कमरे में जाता है। माँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ रमन बेटा, आ जाओ। माँ, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात करनी है? माँ, सिमरन बहुत परेशान है। आप उस पर इतना शक क्यों करती हो? रमन, तुम मुझे समझाने आए हो या अपनी पत्नी का पक्ष लेने? वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। सिमरन बहुत अच्छी है, वो हमेशा घर के लिए सोचती है। आप उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। तुम अब मुझे सिखाओगे मुझे किसे समझना चाहिए? मैं जानती हूँ वह घर का सारा धन बर्बाद करना चाहती है। तुम उसकी बातों में मत आओ। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसे गलत समझ रही है। तुम देखना बेटा, एक दिन ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। रमन अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, परंतु शांति देवी उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी।
शांति देवी जब देखती है कि रमन अपनी बीवी की ज्यादा पक्ष लेने लगा है तो वह सिमरन को किसी तरह फंसाकर रमन की नजरों से उसे गलत साबित करने का सोचती है। अगले दिन सुबह सुबह शांति देवी घर की कीमती चीजें छुपाकर सिमरन पर चोरी का आरोप लगाने की योजना बनाती है। शांति देवी सिमरन को फंसाने की योजना बनाते हुए अपने आप से कहती है, अगर इस घर से सिमरन चली जाए तो रमन पूरा घर मेरे नाम कर देगा। मुझे बस सिमरन को किसी तरह बदनाम करना है। शांति देवी फटाफट घर की कीमती चीजें घर के एक बंद कमरे में छिपा देती है। घर की कीमती चीजें छुपाने के बाद शांति देवी रमन को बुलाती है और बेटा कहाँ हो, जरा यहाँ तो आना। आया माँ, रुकना जरा सा। रमन, घर से कुछ कीमती चीजें गायब है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। क्या घर की चीजें गायब हो गई है माँ? हाँ बेटा, मैंने बहुत ढूंढा पर कुछ चीजें नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है शायद किसी ने हमारे यहाँ चोरी की है। पक्का ना माँ, चीजें चोरी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं आप कहीं रखकर भूल गई हो? नहीं बेटा, पक्का चीजें चोरी हुई है, पर जो चीजें चोरी हुई है उन्हें देखकर तो लग रहा है अपने घर के किसी ने ही चोरी की है। आप कहना क्या चाहती है माँ? मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन तुम अपनी पत्नी से पूछो, कहीं उसने ही। ये बोलते बोलते शांति देवी रुक जाती है। अपनी माँ से ऐसा सुनते ही रमन थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में कहता है, माँ आप ये क्या कह रही है? सिमरन ऐसा नहीं कर सकती। मैं बस तुम्हें आगाह कर रही हूँ। तुम खुद जाकर उससे पूछ लो। माँ से इस तरह अपनी पत्नी के बारे में सुनकर रमन को वैसे तो बुरा लगता है, परंतु वह अपनी माँ की बात पर भरोसा कर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने जाता है। रमन सिमरन से चोरी के सिलसिले में बात करने अपने कमरे में जाता है। सिमरन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना जी, क्या बात करनी है आपको? सिमरन, माँ कह रही है कि घर से कुछ कीमती चीजें गायब है। क्या तुमने उन्हें कहीं रखा है? नहीं रमन जी, मैंने कुछ नहीं लिया। आप मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हैं? शायद वो चीजें तुमने ली है। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। रमन से इस तरह की बात सुनकर सिमरन रोने लगती है। आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? आपने ऐसे सोचा भी कैसे? मैं अपने ही घर में ऐसा कर सकती हूँ? सिमरन, मैं नहीं जानता कि क्या सच है, लेकिन माँ ऐसा कह रही है तो आपके लिए क्या? रमन, बस एक इल्जाम। रमन से इस तरह चोरी का इल्जाम लगाता देख सिमरन आहत होकर घर छोड़ने का फैसला करती है। इस घर में अब मैं नहीं रह सकती। जब आप खुद मुझ पर भरोसा नहीं करते तो यहाँ रहना व्यर्थ है। सिमरन, मेरी बातों का बुरा मत मानो। मत जाओ, घर छोड़कर रुक जाओ। नहीं रमन जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना सच्चाई हमेशा सामने आती है। सिमरन अपना सूटकेस बांधकर अपने मायके चली जाती है। सिमरन के मायके जाने के बाद रमन सिमरन को बहुत फोन करता था, पर सिमरन उसका कभी जवाब नहीं देती थी। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। सिमरन अपने मायके में ही रहती है। सिमरन के जाने के बाद रमन और शांति देवी के बीच रोज रोज की अनबन शुरू हो जाती है। माँ, आपसे बड़ी गलती हो गई है। सिमरन निर्दोष थी और हमने उसे जाने दिया। अच्छा हुआ वो चली गई। अब घर में सब मेरे हिसाब से चलेगा। माँ, घर में अब सिर्फ उदासी है। आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे रमन अपनी माँ से दूरी बनाने लगता है। रमन अपनी माँ से बात करना भी बंद कर देता है।
शांति देवी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस अपने घर पर अपना हक बनाए रखना था और इस चीज के लिए वह हर पल नई योजनाएं बनाती रहती थी। इधर दूसरी तरफ रमेश बिना सिमरन के अब परेशान सा हो गया था, परंतु इस बारे में वो अपनी माँ से भी बात नहीं कर पा रहा था। एक दिन रमन हिम्मत जुटा कर और अपनी माँ से सिमरन को घर लाने की बात कहने की ठान लेता है। अब बस हो गया, आज तो माँ से कह दूंगा, मैं सिमरन को घर वापस लाने जा रहा हूँ। रमन घर पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ अब बस हो गया, मैं जा रहा हूँ सिमरन को घर वापस लाने। क्या तुम उस चोरनी को वापस लाने जा रहे हो? सिमरन चोरनी नहीं है माँ, आपने बिना मतलब मेरी सिमरन पर शक किया। अगर तुम्हारी बीवी चोरनी नहीं है तो घर का कीमती सामान कहाँ गया? माँ आपको जो सोचना है सोचो, मैं जा रहा हूँ अपनी सिमरन को वापस लाने। रमन आखिरकार सिमरन को मनाने और उसके वापस अपने घर ले जाने सिमरन के मायके जाता है। सिमरन मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, प्लीज घर वापस चलो। रमन जी, आपको मैंने हमेशा अपने पति और साथी के रूप में माना है, लेकिन आप भी मुझ पर शक करने लगे। मैं सिर्फ आपके कहने से वापस नहीं लौट सकती, आपको खुद से ये समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। सिमरन, मैंने अपनी गलती मान ली है, मुझे माफ कर दो, घर तुम्हारे बिना सुना हो गया है। सिमरन थोड़ी देर सोचती है और रमन को माफ कर देती है। ठीक है रमन जी, मैं वहाँ चलूंगी, लेकिन अब मैं किसी भी अन्याय को सहन नहीं करूंगी और मुझ पर लगे चोरी के इल्जाम को मैं गलत साबित करके ही रहूंगी। ठीक है, तुमको जो सही लगे करना, बस अब तुम घर वापस चलो। रमन सिमरन के साथ अपने घर लौट जाता है। माँ, ओ माँ, देखो तो कौन आया है। रमन की आवाज लगाने पर भी शांति देवी जवाब नहीं देती है। शांति देवी का यह स्वभाव देखकर सीमा समझ जाती है अभी कुछ नहीं बदला और उसे अपनी शातिर सास के और नए नए योजनाओं से सावधान रहना होगा। शांति देवी को अपनी बहू को देखकर बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। वह अपनी बहू को देख मन ही मन सोचती है, कुछ दिन रह लेने देती हूँ इसे और फिर कोई नई योजना बनाकर इसे फंसा दूंगी, तब जाकर मेरे बेटे को समझ आएगा कौन सही है और कौन गलत। फिर कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं। शांति देवी भी फिलहाल अपनी बहू को फंसाने के लिए कोई नई योजना नहीं बनाती है। फिर एक दिन शांति देवी सोचती है, चलो अपनी इस बहू को थोड़ा डरा कर रखती हूँ। शांति देवी सिमरन को आवाज लगाती है, सिमरन जरा यहाँ तो आना। आ रही हूँ माँ जी। शांति देवी के बुलाने पर सिमरन फौरन उसके पास आ जाती है। शांति देवी सिमरन को अपनी दोस्त दिखाने के लिए कड़क आवाज में बोलती है, तुम आ ही गई हो तो मेरी बातें मानकर चलना, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी सास से इस तरह की बात सुनकर सिमरन भी कड़क आवाज में कहती है, माँ जी अब मैं चुप नहीं रहूंगी, जो सही है वही करूंगी और जो गलत है उसे सबके सामने लाऊंगी। सिमरन से इस तरह का जवाब सुनकर शांति देवी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अब समय है कोई योजना बनाकर इसे यहाँ से भगाने का। फिर एक दिन अकेले बैठे बैठे शांति देवी सोचती है, चलो अब बहुत दिन रह लिया मेरी बहू, अब फिर से इसे फंसाने का टाइम आ गया है। शांति देवी अपने गहनों का डिब्बा उठाकर उसे छुपाने अपने बंद कमरे की तरफ जाती है, परंतु सिमरन इस बार उसे देख लेती है और सावधान हो जाती है। सिमरन ये देखकर फौरन रमन को फोन कर घर जल्दी आने बोलती है। शाम को जब रमन घर आता है तो सिमरन रमेश से कहती है, आपकी माँ फिर से मुझे चोर साबित करना चाहती है। कहना क्या चाहती हो मैं कुछ समझा नहीं, वो बाद में बताती हूँ, पहले आप मैं जो बोलूँगी वो करोगे, ये वादा करो।
हाँ वादा करता हूँ, बोलो क्या करना है। देखो जी, मैंने अपनी आंखों से माँ जी को अपने गहनों का डिब्बा पुराने वाले बंद कमरे में ले जाते देखा है। देखना कल माँ जी मुझ पर पक्का उनके चोरी होने का इल्जाम लगाएगी। पर मैं चाहती हूँ कि जब माँ जी अपने गहनों की चोरी वाली बात आपको बोले तो मैं जो अभी आपको बोल रही हूँ वही बातें आप माँ जी से बोलोगे। मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ, चल क्या रहा है साफ साफ कहो। सिमरन उसको अपना सारा प्लान समझा देती है। फिर अगली सुबह शांति देवी अपने नाटक का आरंभ करती है और जोर जोर से रोने लगती है। हाय राम, मैं तो लूट गई, किसी ने मेरा गहनों का डिब्बा चुरा लिया। शांति देवी फौरन अपने बेटे को आवाज देती है, रमन, अरे ओ रमन, कहाँ हो बेटा, जल्दी यहाँ आओ। रमन फौरन अपनी माँ के कमरे में पहुंच जाता है। हाँ माँ बोलो, क्या क्यों चिल्ला रही हो इतना। देखा बेटा, मैं तुझे मना कर रही थी ना तेरे इस चोरनी बीवी को वापस लाने। देखा, इसके आते ही मेरा गहनों का डिब्बा चोरी हो गया। जब शांति देवी अपनी चोरी की झूठी कहानी रमेश को सुना रही होती है तभी वहां पर सिमरन भी पहुंच जाती है। सीमा को देखते ही शांति देवी बड़े तीखे स्वर में कहती है, देखो देखो आ गई चोरनी अपनी माँ से। ये बातें सुनकर फौरन रमन बोलता है, माँ अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपके चोर को पकड़ लेता हूँ। हाँ बेटा, फौरन अपनी इस बीवी को पुलिस को पकड़वा दो। नहीं माँ, सिमरन चोर नहीं है, चोर कोई और ही है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, सिमरन चोर नहीं है तो कौन है। माँ, मैंने घर में चोर घर में क्या क्या चल रहा है सब कुछ मुझे दिखाई देता रहे। रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखा देता हूँ। शांति देवी कैमरे की बात सुनकर डर जाती है। कैमरा, तुमने कब घर में कैमरा लगा दिया। माँ जी, उसे कैमरा नहीं सीसीटीवी कहते हैं। अभी पुलिस आएगी और सीसीटीवी में देख असली चोर को पकड़ा लेंगी। शांति देवी सीसीटीवी की बात सुनकर डर जाती है और डर के मारे सारी बात रमन को बता देती है। मुझे माफ कर दो रमन बेटा, पुलिस को मत बुलाओ, मैंने ही अपने गहने पुराने कमरे में रख दिए हैं, मुझे माफ कर दो। मैं बस सिमरन बहू को फंसाना चाहती थी। अपनी माँ से सारी हकीकत सुनकर रमन अपनी माँ से कहता है, माँ, आपकी लालच के चक्कर में आपने मेरे अच्छे खासे रिश्ते में दरार पैदा कर दी थी। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, इस बार मैं अन्याय नहीं सहने वाली हूँ। हाँ बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस के हवाले मत करो, अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। शांति देवी के इतना गिड़गिड़ा पर सीमा रमन से कहती है, सुनो जी, माँ जी को माफ कर दो, आखिर माँ जी ने अपनी गलती मान ली है। शांति देवी अपनी बहू की हाँ में हाँ भरती है। बस फिर क्या था, शांति देवी भी सुधर जाती है और सिमरन पर लगा इल्जाम भी झूठा साबित हो जाता है। फिर सिमरन और रमन अपने कमरे में लौट जाते हैं और रमन भी सिमरन से माफी मांगने लगता है। सिमरन, मुझे भी माफ कर देना, माँ के कहने पर मैंने तुम पर शक किया था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस आप माँ जी की बातों की वजह से बहक गए थे। हाँ, पर कुछ भी कहो, तुम्हारा झूठा सीसीटीवी वाला आइडिया काम तो आया। बिना किसी सबूत के माँ ने अपनी सारी गलती मान ली, पर अब जब माँ ने अपनी गलती मान ली है तो अब से हम सबको मिलकर रहना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से सीमा से एक आइडिया से उसकी लालची सास को भी सबक सिखा दिया और अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम को भी गलत साबित कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार की और शानदार कहानी देखने के लिए विहान कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।